हेलो स्टूडेंट्स, लीनियर मेजरमेंट के बाद आज हम बात करने वाले हैं चेन सर्वेइंग पर। चेन सर्वेइंग क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसका प्रिंसिपल क्या है और कौन से इंस्ट्रूमेंट चेन सर्वेइंग में यूज किए जाते हैं और उनका क्या पर्पस है। तो चलिए शुरू करते हैं चेन सर्वेइंग। डेफिनेशन क्या है चेन सर्वेइंग की? द चेन सर्वेइंग इज द वन ऑफ द मेथड ऑफ लैंड सर्वेइंग. It is the system of surface in which sides of different triangular are measured directly in the field and no angular measurements are taken. दो बातें ध्यान रखना है. ट्रायंगल्स की साइड मेजर करना, कोई एंगुलर मेजरमेंट नहीं होना चाहिए, तभी वो कहलाता है चेन सर्वे. ठीक है ना? यानी कि ट्रायंगल के फॉर्म में हम एरिया को डिवाइड कर लेते हैं और उसको चेन के माध्यम से मेजर करते हैं. इसको मेजर कैसे करते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन हमें ये डिस्टेंसेस मेजर करना है और इसलिए मैंने ये रेड से मार्क किया हुआ है. नो एंगुलर मेजरमेंट्स आर टेकन. कोई भी एंगुलर मेजरमेंट टेकन नहीं होगा, मतलब नहीं लिया जाएगा. क्यों? यदि हम लीनियर और एंगुलर एक साथ ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? ट्रैवर्सिंग. लेकिन हमारे चेन सर्वे का तो प्रिंसिपल ही कुछ और है, वो है ट्रायंगुलेशन. आइए देखते हैं. प्रिंसिपल ऑफ चेन सर्वेइंग. द प्रिंसिपल ऑफ चेन सर्वेइंग इज ट्रायंगुलेशन. इसीलिए यहाँ पर मना किया गया है कि नो एंगुलर मेजरमेंट्स आर टेकन. ट्रायंगुलेशन क्या है? ओनली लीनियर मेजरमेंट्स आर टेकन इन द फॉर्म ऑफ ट्रायंगल्स. दिस इज कॉल्ड ट्रायंगुलेशन. सो द प्रिंसिपल ऑफ चेन सर्वेइंग इज ट्रायंगुलेशन. अगर कोई आपसे पूछे कि चेन सर्वेइंग का प्रिंसिपल क्या है, तो चेन सर्वेइंग का प्रिंसिपल है ट्रायंगुलेशन. This means that the area to be surveyed is divided into number of small triangles. इसमें हम एरिया को नंबर ऑफ स्मॉल ट्राइंगल्स में डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि ट्राइंगल एक ऐसा फिगर है जिससे आप किसी भी एरिया को, रेगुलर इरेगुलर एरिया को भी आप आपस में डिवाइड कर सकते हैं और सारे ट्राइंगल्स को मेजर करके उनका एरिया निकाल के सभी को आप एडअप कर दोगे तो उस कंप्लीट एरिया आपको मिल जाएगा. तो हमने क्या देखा कि सर्वे करने के लिए हम अपने एरिया को छोटे छोटे ट्राइंगल्स में डिवाइड कर देते हैं. अब एक नई बात आती है, विच शुड बी वेल कंडीशन. वेल कंडीशनड ट्राइंगल क्या होते हैं, अभी हम आगे बात करेंगे. मतलब हमारा उद्देश्य क्या है? द प्रिंसिपल ऑफ चेन सर्विंग इज डिवाइडेड प्लेन टेबल सॉरी प्रिंसिपल ऑफ चेन सर्विंग इज ट्रायंगुलेशन and we we divided the land into the small triangles and the triangles should be well conditioned. In chain surveying, the sides are directly measured by chain or tape. चेन सर्विंग में चेन या टेप के माध्यम से हम क्या कर लेते हैं? उसकी साइड्स को मेजर कर लेते हैं. ठीक है, तो वेल कंडीशन ट्रायंगल होना चाहिए. तो बात आती है क्या है वेल कंडीशन ट्रायंगल. इसकी हम बात करें कि वेल कंडीशन ट्रायंगल क्या है, इससे पहले ये जान लें कि चेन सर्वे कहाँ के लिए रिकमेंडेड है और कहाँ के लिए रिकमेंडेड नहीं है. तो द ग्राउंड सरफेस इज मोर और लेस लेवल्ड. जहां पर ग्राउंड सरफेस लेवल्ड हो, उबड़ खाबड़ ना हो, मोर और लेस फ्लैट हो, वहां पर रिकमेंड किया जाता है चेन सर्वे. अ स्मॉल एरिया इज टू बी सर्वेड. बहुत बड़ा एरिया ना हो, छोटा एरिया हो. अ स्मॉल स्केल मैप इज टू बी प्रिपेयर्ड. छोटे स्मॉल स्केल मैप प्रिपेयर करना हो, वहां चेन सर्वे. द फॉर्मेशन ऑफ वेल कंडीशन ट्रायंगल इज इजी. फिर वही बात आई कि जहां पर वेल कंडीशनड ट्रायंगल बनाना आसान हो. तो आखिर ये वेल कंडीशनड ट्रायंगल है क्या? बार बार दिमाग में एक प्रश्न बनते जा रहा है, वेल कंडीशन ट्रायंगल, वेल कंडीशन ट्रायंगल. कुछ नहीं, एक ट्रायंगल ही है. जब मैं आपको बताऊंगा तो आपको लगेगा अरे ये तो बड़ा सिंपल है. अब बात करते हैं कि चेन सर्वे कहाँ नहीं करना चाहिए. चेन सर्वेइंग इज अनसुटेबल व्हेन. कहाँ के लिए सुटेबल नहीं है? द एरिया इज क्राउडेड विथ मैनी डिटेल्स. जहाँ बहुत सारे डिटेल्स हो जिसको आपको कवर करना हो. द एरिया कंसिस्ट ऑफ टू मैनी डिटेल्स. मतलब आपको बहुत सारे हो और बहुत माइन्यूट हो और बहुत चीजें बार बार आ रही हो. द एरिया इज वेरी लार्ज. बहुत अधिक बड़ा एरिया हो. चेन सर्वे इज वेरी लेबोरियस एंड टाइम टेकिंग टास्क. फिर वही द फॉर्मेशन ऑफ वेल कंडीशन ट्रायंगल्स बिकम डिफिकल्ट ड्यू टू ऑब्स्टिकल्स. मतलब जहां पर वेल कंडीशन ट्रायंगल ऑब्स्टिकल्स के कारण आप नहीं बना पा रहे हो, वहां पर चेन सर्वे अनसुटेबल है.
तो है क्या ये वेल कंडीशन ट्रायंगल? अब देखते हैं व्हाट इज वेल कंडीशन ट्रायंगल। वेल कंडीशन ट्रायंगल इज नथिंग इज अ सिंपल ट्रायंगल जिसमें कोई भी एंगल 30 डिग्री से कम ना हो और 120 डिग्री से अधिक ना हो। A triangle is said to be well conditioned when no angle is less than 30 degree or greater than 120 degree। मतलब उसका कोई भी एंगल 30 डिग्री से कम ना हो और 120 डिग्री से अधिक ना हो, ऐसा ट्रायंगल कहलाता है आपका वेल कंडीशनड ट्रायंगल। आई रिपीट, एनी एंगल नॉट लेस देन 30 डिग्री और नॉट मोर देन 120 डिग्री। ऐसा क्यों, इसकी बात हम करेंगे। अगर ऐसा है तो उस ट्रायंगल को क्या कहते हैं, आगे बढ़ते हैं। एन आइडियल ट्रायंगल इज कंसीडर्ड टू बी बेस्ट कंडीशनड और आइडियल ट्रायंगल। इसको बेस्ट कंडीशनड और कौन सा ट्रायंगल कहलाता है? आइडियल ट्रायंगल आपका ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों एंगल 60 डिग्री के हों। कौन सा ट्रायंगल कहलाता है वो? Well conditioned triangles are preferred because their apex points are very sharp and can be located by single dot। ये आपका आइडल है। इसमें क्या होगा, सारी साइड्स बराबर होंगी, सारे एंगल्स बराबर होंगे। दिस इज कॉल्ड वेल कंडीशनड ट्रायंगल। ठीक है ना? तो ये कौन सा ट्रायंगल, इसके सारे एंगल 60 डिग्री के हैं, इसलिए इसको आइडल ट्रायंगल भी कहा जाता है। एक और एग्जांपल यहाँ दिया है वेल कंडीशन ट्रायंगल। देखिए ये 40 डिग्री है, मोर देन 30 डिग्री। ये क्या है, 60 डिग्री है, मोर देन 30 डिग्री एंड लेस देन 120 डिग्री। ये क्या है, 80 डिग्री है, मोर देन 30 डिग्री एंड लेस देन 120 डिग्री। तो ये वेल कंडीशन ट्रायंगल है, इसलिए बनाए जाते हैं वेल कंडीशन ट्रायंगल, जिससे कि जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट एक स्टेशन होगा, एक ये वाला पॉइंट स्टेशन होगा और एक ये वाला पॉइंट स्टेशन होगा। ये पॉइंट अगर एंगल्स 30 डिग्री से कम होगा या 120 डिग्री से अधिक होगा तो बहुत क्लोज हो जाएंगे, तो उस पॉइंट को लोकेट करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो उन ट्रायंगल्स को क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। इल कंडीशनड ट्रायंगल, ऐसा ट्रायंगल जिसमें एंगल 30 डिग्री से कम हो और 120 डिग्री से अधिक हो। अ ट्रायंगल इन विच एन एंगल इज लेस देन 30 डिग्री एंड ग्रेटर देन 120 डिग्री इज सेड टू बी इल कंडीशनड ट्रायंगल। ऐसा जिसमें कोई भी एंगल जो है वो 30 डिग्री से कम हो और 120 डिग्री से अधिक हो। ये देखिए एल कंडीशन ट्रायंगल आर नॉट यूज्ड इन चेन सर्वेइंग। चेन सर्वेइंग में यूज नहीं होते। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि ये देखिए ये वाला पॉइंट जो है आप उसको फाइंड आउट नहीं कर सकते। आपको ऐसा पॉइंट बनाना चाहिए जहां पर दो लाइन आकर रुके तो उनको अलग अलग आप मेजर कर सकें। ये आप पास में देखिए इसको, तो यहाँ पर क्या दिखाई देगा आपको, ये दो लाइंस बहुत पास हो गई हैं। ये एल कंडीशन है। देखिए ये 135 डिग्री है, 120 से अधिक है। ये 20 डिग्री है, 30 से कम है। ये 25 डिग्री है, ये भी 30 से कम है। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ इल कंडीशन ट्रायंगल। हमको कैसे बनाने हैं, वेल कंडीशन ट्रायंगल। आइडल ट्रायंगल क्या होता है, जिसके सारे एंगल्स कितने कितने डिग्री के हो, 60 डिग्री के हो। अब हम बात करते हैं द इंस्ट्रूमेंट विच आर यूजिंग इन चेन सर्वेइंग। चेन सर्वेइंग में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं? चेन और टेप, इसके लिए हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। आप हमारा पुराना वीडियो देख सकते हैं जिस पर हमने डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए चेन और टेप के बारे में बात की थी। चेन सर्वे में और कौन कौन से इक्विपमेंट है? एरोज, रेंजिंग रॉड्स या रेंजिंग पोल, वुडन पैक, प्लम बॉब, क्रॉस स्टाफ और ऑप्टिकल स्क्वायर और लाइन रेंजर, ये हमको यूज करते हैं। तो क्या होता है एरोज, आइए देखते हैं। ये मैट्रिक चेन, हाँ एक बात और हम बात कर लें आपसे एरोज बताने के पहले, कि आपको जो टेप और चेन है, अगर आप चेन यूज कर रहे हैं तो आप मान के चलिए कि मैट्रिक चेन ही सबसे ज्यादा यूज होती है। 20 मीटर स्टैंडर्ड मैट्रिक चेन सबसे ज्यादा यूज होती है। ठीक है ना? आपको एक बात और बता दूं, मैट्रिक चेन 4 साइजेस में आती थी, 5 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर और 30 मीटर। तो ये डायग्राम दिया हुआ है 5 मीटर चेन का, ठीक है, ये 10 मीटर चेन का, ये 20 मीटर चेन का, ये 30 मीटर चेन का। ठीक है ना? आपको ये ध्यान रखना है कि किस चेन का क्या है ना? इसके बारे में हम डिटेल्स में बात कर चुके हैं। तो मैट्रिक चेन या टेप यूज होता है। एरोज, एरोज कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। एरोज
आर मेड ऑफ टेम्पर्ड स्टील वायर ऑफ डायमीटर 4 mm। एक 4 mm डायमीटर का बार होता है, ठीक है, उसका एक रिंग फॉर्म करते हैं जिसका डाया 50 mm होता है, 50 mm। एंड द एंड इज पॉइंटेड, उसका एंड पॉइंटेड होता है क्योंकि उसको हम जमीन पर इंसर्ट करते हैं। इट्स ओवरऑल लेंथ इज 400 mm। इसकी टोटल लेंथ कितनी होती है? 400 mm, मतलब 40 सेंटीमीटर। Arrows are used for counting the number of chains while measuring a chain line. Generally 10 arrows are accompany a chain। ये एरोज कहाँ लगाए जाते हैं? आपने एक चेन, देखिए आपको ऐसा तो है नहीं केवल 20 मीटर नापना हो तो आपने एक चेन लगा ली, आपको कई सौ मीटर नापने। तो जब आपने चेन ले करी तो जहां पर चेन का स्टार्ट पॉइंट था वहां एक एरो लगाया, और जहां एंड पॉइंट था वहां पर एक एरो लगा दिया, ठीक है ना। तो जीरो तो फिक्स हो गया, बाद में से एरो को निकाल लिया। अब आपका एक एरो लगा है एंड पॉइंट पर, मतलब कि आपने एक चेन लगा ली। फिर आप इस चेन के दूसरे सिरे पे ले गए, जहां चेन खत्म हुई यहाँ आपने दूसरा एरो लगा दिया। तो आप अपने एरो काउंट कर लोगे तो आपको चेन याद रहेगी, कितनी चेन में बिछा चुका हूँ, 10, 20, 30, ठीक है ना। कितने मीटर आपके हो गए हैं ये आप अपने एरो की संख्या से गिन सकते हो। अगर आपने 10 के 10 एरो यूज कर लिए, मतलब आपने 10 नंबर ऑफ चेन्स बिछा किया। 20 मीटर का यूज कर रहे हैं तो आपने 200 मीटर मेजर कर लिया है। एक चेन के साथ नॉर्मली 10 एरोज दिए जाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि आप उसी को रिपीटेड यूज कर सकते हैं। डायमीटर 4 mm, रिंग ऑफ डायमीटर 50 mm। दिखता कैसा है? ये इस तरह से दिखाई देता है, ये क्वेश्चन मार्क जैसा रहता है, ठीक है ना। ये इस तरह से दिखाई देते हैं, ये कहलाता है आपका एरो। इसका लास्ट वाला एंड पॉइंटेड होता है। इसकी टोटल लेंथ 400 mm होती है। ये अंदर का डायमीटर 50 mm होता है, ठीक है। रेंजिंग रॉड्स एंड ऑफसेट रॉड्स। रेंजिंग रॉड्स, रेंजिंग अभी मैं आपको जब पढ़ाऊंगा रेंजिंग तब मैं बताऊंगा कि रेंजिंग क्या है। रेंजिंग रॉड्स आर यूज्ड फॉर रेंजिंग सम इंटरमीडिएट पॉइंट्स ऑन द सर्वे लाइन। क्या होता है, हमको जब चेन को सीधा बिछाना हो, कहीं चेन ऐसे ऐसे तिरछी तिरछी ना चली जाए, चेन बिल्कुल सीधी रहे, तो हम बीच में क्या है इंटरमीडिएट कुछ रॉड्स लगाते हैं। उन रॉड्स को अगर एक सीध में रखेंगे तो हमारी चेन लाइन भी एक सीध में होगी, वो कहीं भी डिस्टर्ब नहीं होगी। रेंजिंग रॉड्स आर जनरली 2 or 3 meter length and are painted with alternate bands of black or white or red and white color with length of each equalizing 20 centimeter। ये रॉड होती है, उसपे कलर होते हैं व्हाइट या रेड, ब्लैक और रेड, ठीक है ना। और एक कलर की जो विड्थ होती है वो 20 सेंटीमीटर की होती है। अब एक प्रश्न करता हूं मैं आपसे, द लोकेशन ऑफ एनी सर्वे स्टेशन कैन बी नोन फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंसेस ओनली बाय मींस ऑफ रेंजिंग रॉड्स। जहां जहां स्टेशन होता है हमारा, वहां पर हम एक रेंजिंग रॉड्स को लगा देते हैं। अब यहाँ प्रश्न आता है कि यहाँ पर इसमें व्हाइट कलर ही, रेड कलर ही और ब्लैक कलर ही क्यों यूज किया? इसमें पिंक, पर्पल, वायलेट, ब्लू, ग्रीन, ये कलर क्यों नहीं यूज किए गए? मन में प्रश्न उठता है कि रेड क्यों? कई लोग कहते हैं साहब रेड की वेवलेंथ ज्यादा है, करेक्ट, दूर से दिखाई दे जाएगा, करेक्ट, पर व्हाइट की तो बहुत कम है। ब्लैक की भी, ब्लैक दूसरी चीजों में हाइड हो जाएगा। फिर इसके पीछे का जो मुख्य कारण है कि इसमें ब्लैक, व्हाइट और रेड क्यों यूज होता है, आप देखिएगा कि नेचुरली प्योर रेड, प्योर व्हाइट और प्योर ब्लैक कुछ नहीं है। ये सब मैन मेड चीजें ही आपको रेड, व्हाइट और ब्लैक दिखाई देंगी। नेचुरल कलर प्योर रेड नहीं दिखाई देगा एक्सेप्ट ब्लड। हमारे ब्लड का ही नेचुरल रेड कलर दिखाई देता है, जिसको हम ब्लड रेड कलर कहते हैं। ब्लू, स्काई इज ब्लू, ग्रीन, ग्रास, ट्रीज आर ग्रीन। तो दूसरे कलर नेचर में जो है वो प्योर व्हाइट, प्योर ब्लैक और प्योर रेड, ये कलर नेचर में इजीली अवेलेबल नहीं होते हैं। इसीलिए वो हम जब अपने ग्राउंड पे, फील्ड पर वर्क करते हैं तो ये हमको आसानी से रेंजिंग रॉड्स दिखाई दे जाती हैं। बात समझ में आ गई होगी। If distance is too long, a rod of length 4 to 6 meter is used. This is called ranging pole. रेंजिंग रॉड की जो लेंथ होती है वो 2 से 3 मीटर होती है, लेकिन आपकी लेंथ बहुत अधिक है, दूरी अधिक है,
डिप्रेशन आ गया है कहीं या कुछ इस तरह से है कि आपको दूर तक दिखाई दे रहा है, तब वहां पर हम रेंजिंग पोल यूज करते हैं। रेंजिंग रॉड और रेंजिंग पोल ऑल आर द सेम, ओनली द डिफरेंस ऑफ द लेंथ। यानी कि रेंजिंग रॉड 2 से 3 मीटर की होती है और रेंजिंग पोल 4 से 6 मीटर के होते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। द ऑफसेट रॉड इज सिमिलर टू द रेंजिंग रॉड with the exception that instead of the flag, a hook is provided at the top for pushing and pulling the chain or tape. It is also used for measuring small offsets. Offsets लिए जाते हैं, ट्रायंगल बनाएंगे ना तो सीधी सीधी लाइन से तो ट्रायंगल बनेगा नहीं, बीच में हम कहीं कहीं ऑफसेट्स लेंगे। ऑफसेट क्या होते हैं हम आगे पढ़ेंगे। तो ऑफसेट्स लेने के लिए हम जो रॉड लगाते हैं वो कहलाती है ऑफसेट रॉड। वो छोटी होती है पर उसमें एक झंडा लगा रहता है जो ये बताता है कि हमने यहाँ पर ऑफसेट लिया है। तो आपको समझ में आ जाएगा जब हम ऑफसेट लेंगे, ठीक है। ये इस तरह से दिखाई देती है, लंबे लंबे देखे होंगे आप लोगों ने भाले टाइप के, ये बस वैसे ही है। ये रेड व्हाइट वाला है, नीचे ब्लैक है, ठीक है। तो ये रेड व्हाइट ब्लैक क्यों होता है ये मैंने आपको बताया। ये ऑफसेट रॉड है, ठीक है ना। ये इसके ऊपर आप अपना ऑफसेट्स लगा सकते हैं, ऑफसेट लेने के लिए लगाते हैं अपनी ऑफसेट रॉड है। अब बात आती है पैक्स, इसको हिंदी में कहते हैं खूटी, आप लोगों ने भी देखा होगा। ये लकड़ी के बने होते हैं। वुडन पैक्स यूजुअली 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 15 सेंटीमीटर डीप आर यूज्ड टू मार्क द पोजीशन ऑफ सर्वे स्टेशन। जहां जहां हम सर्वे स्टेशन बनाते हैं वहां पर हम एक पैक ठोक देते हैं। ये लकड़ी का एक पैक होता है, खूटी होती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा गांव में गाय बैलों को बांधने के लिए खूटा लगा रहता है ना, तो इसको हिंदी में खूटी ही कहा जाता है। तो जिसका क्रॉस सेक्शन होता है 2.5 सेंटीमीटर और उसकी लेंथ होती है 15 सेंटीमीटर। तो जहां भी हमने स्टेशन बनाया होता है वहां पर हम एक पैक इंसर्ट कर देते हैं। तो हमें ये बताता है कि हमने कितने स्टेशन बनाए हैं, ठीक है। तो ये वुडन पैक है, इस तरह से दिखाई देते हैं, ठीक है ना। प्लम बॉब, ये सभी ने देखा है प्लम बॉब, जिसको हम कहते हैं साहुल। वर्टिकल चेक करने के लिए, किसी भी चीज के लिए अगर हम ड्रॉप करें तो वो एक लट्टू सा लिए रहते हैं, है ना, बॉल और नीचे पॉइंटेड होता है, वो कहलाता है प्लम बॉब। इट इज यूजुअली हैवी स्फेरिकल और कॉनिकल बॉल एज शोन इन फिगर, अभी मैं फिगर दिखाऊंगा आपको, ऑफ मेटल एंड इज यूज्ड टू ट्रांसफर पॉइंट्स ऑन ग्राउंड बाय सस्पेंडिंग इट विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग थ्रेड। इट इज यूज्ड इन मेजरिंग डिस्टेंसेस ऑन स्लोपिंग ग्राउंड बाय स्टेपिंग। जहां में स्टेपिंग में मेजरमेंट करना होता है वहां पर हम प्लम बॉब लेके उसकी वर्टिकल चेक करते जाते हैं और फिर डिस्टेंस मेजर करते हैं। वो एक प्रोसेस है। पर किसी पॉइंट को जो ऊपर है उसको ग्राउंड पर डालना हो तो क्या लगा देते हैं हम, प्लम बॉब लगा देते हैं। ये ऐसे दिखाई देता है। ये लट्टू दिखाई दे रहा है, ये धागा है, इसको ऐसे लटकाएंगे तो क्या होगा, ड्यू टू ग्रेविटी ये बिल्कुल स्ट्रेट आएगा, जो ऊपर का पॉइंट है वो नीचे चला जाएगा। तो ये है प्लम बॉब, इसको हिंदी में साहुल कहा जाता है। क्रॉस स्टाफ, ये देख रहे हैं आप, ये क्रॉस स्टाफ है, कुछ नहीं है, 90 डिग्री पर रहते हैं। क्रॉस स्टाफ जब हम ऑफसेट पढ़ेंगे तब इसका यूज समझ में आएगा। द क्रॉस स्टाफ कंसिस्ट ऑफ फोर मेटल आर्म्स, 1, 2, 3 and 4 with vertical slits 1, 2, 3, 4. The two pairs of arms are at right angles. ये सब कितने पर है, 90 डिग्री है, राइट एंगल पर है, right angles to each other. The vertical slits are meant for sighting the ranging rod. The cross staff is mounted on a wooden pole of length 1.5 meter and diameter 2.5 centimeter. The pole is fitted with an iron shoe. क्या होता है, जहां हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है, परपेंडिकुलर ऑफसेट लेना है, तो हम क्या करते हैं, एक रॉड के ऊपर इसको रख देते हैं। एक पर्सन यहां से देखता है, ये चेन लाइन यहां से बिछी हुई है, एक व्यक्ति यहां से देखता है, एक चेन लाइन से देखता है। जब इस व्यक्ति को इस स्लिट के माध्यम से रेंजिंग रॉड दिखाई दे जाती है और इस व्यक्ति को इस स्लिट के माध्यम से यहाँ लगी रेंजिंग रॉड दिखाई दे जाती है, तो ये सिद्ध हो जाता है कि ये वाली जो रेंजिंग रॉड है वो इस चेन लाइन के 90 डिग्री पर है। तो ये क्रॉस स्टाफ परपेंडिकुलर ऑफसेट डालने के काम में भी आता है। एक रॉड होती है, उसके ऊपर इसको रख देते हैं और उसकी सहायता से हम इसको देखते हैं। तो परपेंडिकुलर, ये सिंपल लाइन है, लाइन के परपेंडिकुलर अगर लगाना है तो हम क्रॉस स्टाफ का यूज करते हैं। जब आपको मैं फील्ड प्रैक्टिस करेंगे तब आपको ये बात समझ में आएगी। ऑप्टिकल स्क्वायर,
It is also used for perpendicular offset, optical square. Optical, it is a most suitable instrument for setting out a line at right angles of another line. वही right angles पर डालना है, कुछ नहीं होता है इसमें, ऐसे पकड़ो तो इसके right angle पर जो कुछ भी होता है वो दिखाई देता है. It consists of circular metal box about 5 centimeter in diameter and 1.25 centimeter in deep. It consists of two inclined mirror at an angle of 45 degree. दो एंगल रहते हैं 45 डिग्री पर लगे रहते हैं, एक बॉक्स होता है उसके अंदर लगे रहते हैं. अगर आप उसको देखेंगे तो दिखाई देंगे, परपेंडिकुलर दिखाई देता है. आप लोगों ने स्कूल क्लासेस में ये किया भी होगा. It principle, if the two mirrors are inclined with the surface at angle of 45 degree, the plane is successfully reflected under deviation of twice the angle. ये इसका प्रिंसिपल है. यदि अगर आप 45 डिग्री पर दिखाएंगे तो डबल करके दिखाएगा. 45 का डबल कितना हो जाएगा 90, तो 90 डिग्री पर दिखाएगा. तो बोला परपेंडिकुलर देखने के लिए हम ऑप्टिकल स्क्वायर. यूज क्या है? It is used to find out foot of perpendicular to the chain line. perpendicular का foot कहाँ पर है? To set out a perpendicular to a chain line. एक दिखाई ना दे रहा हो कहाँ पर तो उससे देख लो और उससे perpendicular सेट कर लो. ये इस तरह से दिखाई देता है. एक तरफ से देखो तो दूसरे तरफ का आपको दिखाई देगा कि ये आपके 90 डिग्री पर कौन है. और इस पर जो ग्लास लगे रहते हैं वो 45 डिग्री पर लगे रहते हैं, तो रिफ्लेक्ट करके 90 डिग्री का बताते हैं, जो कि इसका प्रिंसिपल है. लाइन रेंजर, ये थोड़ा और एडवांस इक्विपमेंट है, वही आपका परपेंडिकुलर ऑफसेट डालने का. अ लाइन रेंजर कंसिस्ट ऑफ आइदर टू प्लेन मिरर्स और टू राइट एंगल्स आइसोसेलेस प्रिज्म प्लेस्ड वन अबव द अनदर एज डेपिसिटेड इन फिगर. अभी फिगर में आपको दिखाऊंगा. The diagrams of both the prism are silvered so as to reflect the incident rays. The line rangers are provided with a handle to hold the instrument. A line ranger can also be used to draw offset in a chain line. कोई परपेंडिकुलर करने के लिए रहता है, इसमें एक हैंडल लगा रहता है, उसको हाथ में लेके पकड़ लो, एक आंख बंद करो और उसको देखो. तो उसको देखने से आपको दोनों तरफ का परपेंडिकुलर दिखाई देता है. यदि आप चेन के दोनों तरफ परपेंडिकुलर देखना चाहें, अगर आप इस तरह ऐसे चेन लाइन और आप ऐसे खड़े हो जाएं तो आपको इस डायरेक्शन का परपेंडिकुलर और इस डायरेक्शन का परपेंडिकुलर भी दिखाई देगा. ये थोड़ा सा एडवांस इक्विपमेंट है. इसमें एडवांस क्या है, ये थोड़ा सा नए तरह के का है और आसान है. इससे आसानी से आपको परपेंडिकुलर दिखाई दे जाता है. ये कुछ इस तरह से दिखाई देता है. ये आप एक तरफ से देखिएगा और ये हैंडल लगा रहता है, तो उसको आप हाथ में पकड़कर देख सकते हैं. ये कहलाता है लाइन रेंजर. लाइन रेंजर, ऑप्टिकल स्क्वायर, क्रॉस स्टाफ, इनका पर्पस परपेंडिकुलर लोकेशन को फाइंड करना है चेन लाइन की. चेन लाइन पर अगर परपेंडिकुलर ऑफसेट बनाना है तो ये तीनों इंस्ट्रूमेंट यूज आएंगे. ये कुछ फिगर है, ये आपको आसानी से समझाने के लिए मैंने रखा है इस स्लाइड को, कि आपको डायग्राम इस तरह से बनाना है कि लेंथ ऐसे होती है इसकी 40 to 450 प्लस माइनस 5 mm. ये 50 mm डाया कहाँ से कहाँ तक होता है. पैक का प्लान ये होता है, इसकी लेंथ ये होती है. रेंजिंग रॉड में इस तरह से फ्लैग लगता है. 20 सेंटीमीटर 200 mm लिखा हुआ है. हाई टोटल लेंथ 3 मीटर है. 20 सेंटीमीटर व्हाइट ब्लैक बैंड या व्हाइट और रेड बैंड यूज किए जाते हैं. ये प्लम बॉब इस तरह से होता है. लाइन रेंजर के प्रिज्म इस तरह से लगे रहते हैं, अपर प्रिज्म और लोअर प्रिज्म, जो कि रिफ्लेक्ट करके आपको 90 डिग्री का व्यू देते हैं. तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट का यूज आपको समझ में आया होगा और आई होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा. आज के लेक्चर में इतना ही. शेष बातें अगले लेक्चर में करेंगे. थैंक यू.